हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टॉपर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही इनका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपनी जो तैयारी है उसमें थोड़ी गति दीजिए और ख़ासकर जैसे पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र है यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखिए और आप प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र होते हैं उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आप हमारे कोर्स में भी जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो कोर्स कराया जा रहा है यूकेएसएससी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा उत्तराखंड का इतिहास शुरू किया गया है और उत्तराखंड के इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इनकी वीडियो बन चुकी है, जिसमें हमने जाना कि इनके क्या क्या साहित्यिक स्रोत रहे हैं और क्या क्या पुरातात्विक स्रोत रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तराखंड जीके और उसमें हम पढ़ेंगे कुनिंद राजवंश। देखिए, सबसे पहला जो उत्तराखंड का राजनीतिक वंश माना जाता है वो कुनिंद राजवंश माना जाता है। इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ये पहला राजनीतिक है या पहला ऐतिहासिक है। तो देखिए, जो कुनिंद राजवंश है वो क्या है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राजनैतिक वंश माना जाता है। और जो आपका कत्यूरी वंश है, कौन सा वंश, कत्यूरी वंश है, वो पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी जानकारी के स्रोत के। जो कुनिंद राजवंश है उसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। तो देखिए, कुनिंद राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों में भी कौन से, जैसे उत्तराखंड राज्य में कालसी शिलालेख है अशोक सम्राट जी का। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य से बाहर की बात करें तो मध्य प्रदेश और मथुरा आदि से भी कुनिंद राजवंश की जानकारी हमें मिलती है, वहाँ से जो अभिलेख साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमें मुद्राएं, यानी मुद्राओं से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है किसकी, कुनिंद राजवंश की। उसके बाद दोस्तों हमारे जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो है, सबसे जो बड़ा साक्ष्य है वो क्या है, महाभारत। महाभारत में क्या किया गया है, कुनिंदों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और साथ में हमारा एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में भी कुनिंदों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद बात करते हैं टॉलमी की। तो देखिए, टॉलमी क्या है, एक महान भूगोलवेत्ता है, यानी एक जियोग्राफी स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने भी जो है इसकी क्या किया है, पूरा जानकारी दी है कुनिंद राजवंश के बारे में। इसका जो साम्राज्य विस्तार था उसके बारे में उन्होंने एक विवरण पत्र दिया है, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, क्योंकि देखिए कुनिंद राजवंश है इतिहास का एक चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा जटिल है। अगर इसकी डिटेल्स के बारे में हम बात करें, अगर इसके पूरे विस्तृत पढ़ने की हम कोशिश करेंगे तो लगभग 2-3 दिन हमारे इसमें निकल जाते हैं, क्योंकि लगभग 10-15 पेज का ये वंश है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने को नहीं है। हमारा जो इसमें पढ़ने का उद्देश्य है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको ही कलेक्ट किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी पेन निकालिए और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको एज इट इज़ नोट कीजिए और साथ में समझते भी रहिए। तो सबसे पहले बिंदु की बात कर लेते हैं हम। पहला बिंदु है, कुनिंद वंश के बारे में सबसे प्रमाणित जानकारी हमें किससे मिलती है, मुद्राओं से मिलती है। मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, जो कुनिंद राजवंश है उसकी जो सर्वाधिक हमें जानकारी मिलती है, सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किससे प्राप्त हुए, हमारे मुद्राओं से। यानी मुद्राओं से हमें सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी मिलती है किसके बारे में, कुनिंद राजवंश के बारे में। तो अगर सीधा सीधा आपसे प्रश्न आ जाता है कि कुनिंद वंश की इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो क्या होगा आपका, मुद्राएं। मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, किस किस प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की, अमोघ भूति। अमोघ भूति कौन था, कुनिंद राजा था एक, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जो शब्द आएंगे भूति प्रकार की मुद्राएं, वो क्या है, अमोघ भूति क्या है कि कुनिंद राजा का ही नाम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो कुनिंद लोग हैं वो कौन थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के। हालांकि कई हमें बौद्ध धर्म के भी प्रमाण मिले हैं, तो कई पुस्तकों में क्या लिखा है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन, कुनिंद लोग। तो ऐसे इनके कई राजा रहे हैं, कई शासक रहे हैं, जो कि कुछ शैव धर्म के अनुयायी थे और कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सर्वप्रथम कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी, कालकूट थी। कालकूट आपको पता है कालकूट कहाँ पे स्थित है, आपका कालकूट कालसी का प्राचीन नाम है, या आप कह सकते हैं कालकूट कहाँ स्थित है, जौनसार बाबर में स्थित है। और कुनिंदों की जो दूसरी राजधानी थी दोस्तों वो थी आपकी
शत्रुघ्न नगर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु यह है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था दोस्तों अमोघभूति। यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कौन हुआ था, अमोघभूति। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, अमोघभूति था। ये आपको नोट कर लेना है। कालसी शिलालेख में भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है। देखिए मैं आपको कालसी शिलालेख के बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए कालसी शिलालेख से भी क्या मिलती है, हमें कुनिंदों की जानकारी मिलती है। आपको पता होगा कालसी के जो निवासी हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और उस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो कालसी शिलालेख है वो भी किसका प्रमाण है, हमारा कुनिंदों के इतिहास का प्रमाण है। उसके बाद देख लेते हैं महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए द्विज का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, यानी पुरोहित टाइप होता है। तो इसीलिए क्या है, जो कुनिंद जाति है उसको क्या माना गया है, आर्यों की ही एक जाति माना गया है। अगर सीधा सीधा प्रश्न आपसे आता है एग्जाम में कि महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। महाभारत के अतिरिक्त पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, देखिए पाणिनि जी इसके लेखक हैं, किसके, अष्टाध्यायी के। इनकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसमें भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है, कुनिंद जनपद की हमें जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख के अनुसार प्रारंभ में जो कुनिंद लोग थे वो किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। ये ध्यान रखना है आपको, जो कुनिंद लोग थे यानी कुनिंद राजवंश था वो किसके अधीन था, मौर्यों के अधीन था। देखिए जो कुनिंद राजवंश था ये तो छोटे से क्षेत्र में फैला था, लेकिन उस टाइम क्या था, जो मौर्य वंश था वो अपने साम्राज्य विस्तार में लगा था। तो कहीं ना कहीं जो कुनिंद राजवंश था वो भी उसकी जद में आया होगा, और उसने कुनिंद के जो राजा थे उसने क्या किया होगा, मौर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली होगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला बिंदु, कुनिंदों के निवास से संबंधित जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, महाभारत के अनेक पर्वों से प्राप्त होती है। कहाँ पे निवास थे, हमारे उत्तराखंड राज्य में। देखिए महाभारत में क्या कहा गया है कि जो कुनिंदों का विस्तार था, यानी कुनिंदों का जो राज्य क्षेत्र था वो कहाँ तक था, गंगाद्वार यानी मायापुरी से लेकर सुदूर हिमालय तक स्थित था। यानी महाभारत में बताया गया है कि जो कुनिंद राजवंश था और उसका जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, मायापुरी से सुदूर हिमालय तक। मायापुरी आप किससे कहेंगे, हरिद्वार को। तो हरिद्वार से और हिमालय तक किसका राजवंश था, कुनिंद का राजवंश था। अगला बिंदु देख लेते हैं, महाभारत के वन पर्व में सुबाहु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। देखिए सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न शायद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि सुबाहु नामक राजा का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, महाभारत के वन पर्व में सुबाहु का उल्लेख मिलता है। और उसकी राजधानी कहाँ थी, सुबाहुपुर। और सुबाहुपुर का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, श्रीनगर है। तो अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि कुनिंद काल में श्रीनगर का नाम क्या था, तो क्या था, सुबाहुपुर। और सुबाहुपुर किसकी राजधानी थी, राजा सुबाहु की राजधानी है। सिंपल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सुबाहु द्वारा कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से युद्ध किया गया था। यानी महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध किया गया था, किसके द्वारा, सुबाहु के द्वारा। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा, उस समय की दूसरी शक्ति महाराजा विराट थे। देखिए विराटगढ़ी आपने सुना होगा, कालसी का ही एक क्षेत्र था, और उसकी राजधानी क्या थी, वैराटगढ़ी थी। और वहाँ के शक्तिशाली राजा कौन थे, राजा विराट थे। अभी फिलहाल मतलब वर्तमान में ही जौनसार क्षेत्र में ये कालसी नामक स्थान पर स्थित है। कौन सा, विराटगढ़ी। अब आपको जो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है वो ये रखना है कि विराट की पुत्री उत्तरा, कौन, विराट की पुत्री उत्तरा से किसका विवाह था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। विराट हमारा कालसी का राजा था या कालकूट का राजा था, और उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह किससे हुआ था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, में जो जानकारी मिलती है कुनिंदों के बारे में वो भरूत अभिलेख से मिलती है। भरूत अभिलेख कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से कुल कितने अभिलेख मिले हैं कुनिंदों संबंधित, 4 अभिलेख। इसके बाद आपका मथुरा,
मथुरा से भी क्या मिलती है, कुनिंदों की जानकारी मिलती है या कुनिंदों की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। और यहाँ से कितने अभिलेख मिले हैं, कुल 1 अभिलेख मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आता है क्वेश्चन के कुनिंदों की विदेश नीति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरूच का जो अभिलेख है मध्य प्रदेश का, वहाँ से कुनिंदों की विदेश नीति की जानकारी मिलती है। और उसके बाद आपका मथुरा अभिलेख है, वहाँ से क्या मिलता है, कुनिंदों की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्राओं की। देखिए कुनिंद राजवंश से अगर प्रश्न बनता है तो सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा वो किससे बनेगा, मुद्राओं से बनेगा। क्योंकि कुनिंद राजवंश का जो इतिहास जानने का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, मुद्राएं हैं। और मुद्राएं हमें भिन्न भिन्न जगहों से मिली हैं। हमें मुद्राएं उत्तराखंड राज्य से भी मिली हैं और उत्तराखंड राज्य से बाहर से भी मिली हैं। तो इसलिए मुद्राओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके बारे में क्या दिया है, कई पुस्तकों में डिटेल्स में दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती मुद्राओं की। देखिए पूर्ववर्ती मुद्राओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्ववर्ती मुद्राओं में कुनिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर आ जाता है कि कौन सी मुद्राओं में कुनिंद शब्द का उल्लेख मिलता है, तो पूर्ववर्ती मुद्राओं में कुनिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये जो मुद्राएं थी ये किससे बनी होती थी, तांबे द्वारा बनी होती थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती मुद्राएं किससे निर्मित थी, तांबे से निर्मित थी। और इसमें किस किस का हमें चित्रांकन मिलता है, तो देखिए बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए कई ऐसे राजा थे जिनका झुकाव किसकी तरफ था, बौद्ध धर्म की तरफ था। और कई ऐसे राजा थे जिनका जो झुकाव था किसकी तरफ था, शैव धर्म की तरफ था। तो ध्यान रखना आपको, बोधि वृक्ष, त्रिरत्न और क्या है, फैलती हुई सूर्य की किरणें। फैलती हुई सूर्य की किरणें चित्र मिला है। और ये आपका बोधि वृक्ष का चित्र मिला है, त्रिरत्न का चित्र मिला है, जो कि किसकी तरफ इशारा करता है, बौद्ध धर्म की तरफ इशारा करता है और इनकी धार्मिक प्रवृत्ति का संकेत है। उसके बाद दोस्तों अगर लिपि की बात करें, जो प्रवर्ती मुद्राएं हैं इनकी लिपि कौन सी थी, आपकी ब्राह्मी लिपि थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मुद्राएं किसकी तरफ करती हैं, गणराज्य की ओर संकेत करती हैं। और ये जो मुद्राएं हैं दोस्तों वो कहाँ से मिली हैं, बेहट, देहरादून, लुधियाना, पंजाब आदि में देखने को मिलती हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं जो कि कुनिंद राजवंश के बारे में जानकारी देती है, हमें उत्तराखंड राज्य से भी मिली हैं और उत्तराखंड राज्य से बाहर भी मिली हैं। जैसे आपका बेहट है, बेहट से भी मुद्राएं मिली हैं। बेहट कहाँ पे, आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में है। इसी तरह आपका लुधियाना है, लुधियाना कहाँ है, पंजाब में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कुनिंद मुद्राएं हैं वो उत्तराखंड राज्य से बाहर से भी हमें प्राप्त हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रवर्ती मुद्राओं की। देखिए प्रवर्ती जो मुद्राएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो प्रकार है वो क्या है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं नंबर 1। उसके बाद है आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और उसके बाद है आपका छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सभी नोट्स हैं इन्हें आप एज इट इज़ बिल्कुल नोट्स करते रहिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों ये जो नोट्स हैं किसी एक पुस्तक से नहीं बनाए गए हैं, कई पुस्तकों का इसमें क्या किया गया, संकलन किया गया है, तब जाके आपके सामने वीडियो बन रही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि प्रवर्ती मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की। तो इनकी विशेषता क्या थी, ये चांदी और तांबे से दोनों से निर्मित थी। किससे, चांदी और तांबे दोनों से निर्मित थी। और इनकी जो लिपि थी वो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि थी। यानी अगर पूछेगा किससे निर्मित थी, तो चांदी और तांबा, और लिपि कौन सी थी, खरोष्ठी और ब्राह्मी, यानी दोनों में 2-2 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है कुनिंदस अमोघभूतिस महरजस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुनिंदस अमोघभूतिस और महरजस, इस शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। अब देखिए इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है चांदी की मुद्राओं का भार। देखिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो नहीं कि इनकी मुद्राओं का भार क्या था, लेकिन फिर भी आयोग का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 31.38 ग्रेन क्या था, इनकी चांदी की मुद्राओं का भार था। और जो तांबे की मुद्राएं थी उनका भार कितना था, 95 से 252 ग्रेन तक इनका क्या था, भार था। उसके बाद जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हस्त देवी, यानी द्विहस्त देवी, यानी 2 हाथों वाली देवी, और उसके समीप एक मृग पाया गया है। तो यहाँ से अगर सीधा प्रश्न बनता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं।
तो देखिए ये जो मुद्राएं हैं खाली कहाँ से मिली हैं, उत्तराखंड से मिली हैं। यानी अगर प्रश्न बनता है ऐसी कौन सी मुद्रा है जो केवल उत्तराखंड से मिली है, उत्तराखंड राज्य से बाहर से नहीं मिली है, वो कौन सी होगी, आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका अल्मोड़ा जनपद से 4 मुद्राएं। देखिए अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, 4 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, अल्मोड़ा से मिली हैं, और ये वर्तमान में कहाँ है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य में तो इतना इनका अनुसंधान नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा जो फॉरेन कंट्री हैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो इसीलिए इनको संग्रहित किया होगा। और ये इस टाइम कहाँ पे स्थित है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है, वहीं इनका अनुसंधान हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों जो मुद्राएं मिली हैं कहाँ से मिली हैं, कत्यूर घाटी से मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं, कुल 54 मुद्राएं मिली हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, तो कत्यूर घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लिपि का प्रयोग। देखिए ऊपर जो आपका अमोघभूति प्रकार था उसमें खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों का प्रयोग हुआ था, लेकिन जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें सिर्फ किसका प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा यही रीज़न है कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि लाइव पढ़ाने में आपको मैटर बहुत कम मिलता है। अगर इस प्रकार पढ़ाते हैं तो आपको एक सटीक जानकारी मिलती है और मैटर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और इससे आप बिल्कुल इसी तरह नोट भी कर सकते हैं। देखिए जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो अधिकांशतः किससे निर्मित हैं, तांबे द्वारा निर्मित है, आपको ध्यान रखना है। ये चांदी और तांबे से नहीं, ये किससे हैं, तांबे से, ये मात्र तांबे से निर्मित हैं। उसके बाद अगर इनके वज़न की बात करें हम, तो दोस्तों 119 ग्राम से 336 ग्राम तक क्या है इनका भार है। और राजाओं के जो चित्र मिले हैं, देखिए ये प्रश्न बिल्कुल 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जा भी चुका है कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें किन किन राजाओं के नाम मिले हैं या किन किन राजाओं के चित्र मिले हैं। तो देखिए जो पहला नाम आता है वो आता है शिवदत्त का, और दूसरा नाम आता है आपका शिवपलित, और तीसरा नाम है आपका हरिदत्त, और चौथा नाम इसका बहुत अजीब सा है, ये मगभतस। ये आपको ध्यान रखना है, मगभतस। इसी तरह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही नोट करना है। उसके बाद यहाँ से क्या मिला, एक वेदिका चक्र का निशान भी मिला है, यानी वेदिका चक्र का चित्रांकन भी यहाँ से मिला है, और कुबड़ वाला बैल। और उसके बाद आपका स्वास्तिक चिन्ह जो कि इनकी धार्मिक प्रवृत्ति का की तरफ क्या करता है, संकेत करता है। तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको क्या करना है, ये सारे फैक्ट अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो देखिए क्या था, छत्रेश्वर क्या थे, इनके अधिष्ठाता, एक इनके क्या थे, देवता थे। ये कह सकते हैं इनके पूर्वज रहे होंगे, इनके पुराने राजा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया था, ताम्र धातुओं से इस प्रकार की मुद्राएं बनवाई थी। किस प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की। और इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा था, भगवत छत्रेश्वर महात्मना। ये आपको ध्यान रखना है, भगवत छत्रेश्वर महात्मना। सिंपल आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो देख कर ही पता चल जाएगा किस प्रकार की मुद्राओं में था, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। तो दोस्तों अब आपको एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि जो मुद्राएं हैं ये उत्तराखंड राज्य से बाहर कैसे मिली है। इनका जो राज्य क्षेत्र था, इनका जो साम्राज्य था वो तो मात्र कहाँ था, उत्तराखंड में था। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई भी वंश होता है या कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, आप उसको राजनीतिक पार्टी कह लीजिए। अगर वर्तमान को देखें तो देखिए क्या होता है, जब उनकी मुद्राएं थी उनका क्या रहा होगा, व्यापार रहा होगा, बिजनेस रहा होगा, तो उनमें क्या था, मुद्राओं का प्रचलन था। तो इसीलिए उत्तराखंड राज्य से बाहर भी क्या मिली हैं, कुनिंदों की मुद्राएं मिली हैं। बेहट से मिली हैं। बेहट आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जिले में। और आपका पंजाब सतलज आदि क्षेत्रों में भी क्या मिली हैं, कुनिंदों की मुद्राएं मिली हैं, जो कि क्या दर्शाती हैं, उनके व्यापारिक क्षेत्र को दर्शाती है या उनके अन्य राज्यों से अच्छे संबंधों को दर्शाती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुनिंदों के प्रशासन के बारे में। देखिए कुनिंदों का जो प्रशासन था वो प्रारंभ अवस्था में कैसा था, गणतंत्रात्मक था, और धीरे धीरे वो कैसा हो गया, आपका राजतंत्रात्मक हो गया। ये गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, आपका लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र से धीरे धीरे वो क्या हो गया, राजतंत्रात्मक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जान लेते हैं ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं में शासक के स्थान पर जनों का उल्लेख मिलता है। देखिए बार बार यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है, मैं आपको बता चुका हूँ कुनिंद राजवंश की जितनी भी जानकारियाँ हैं, ये हमारी जितनी भी नॉलेज है, जितना हमारा ज्ञान है, सारा किस पर आधारित है, मुद्राओं पर आधारित है। जैसे जैसे
उत्तराखंड राज्य के जो इतिहासकार हैं या भारत के जो इतिहासकार हैं उनको मुद्राएं प्राप्त हुई और उन मुद्राओं में जिस प्रकार के चित्र अंकित थे या जिनमें लिखा हुआ था उसी आधार पर क्या किया, इतिहासकारों ने इतिहास का निर्माण किया। तो देखिए मुद्राओं में शासक के स्थान पर क्या था, जनों का उल्लेख मिला है। जनों का मतलब क्या होता है, आपका जनता होता है, पब्लिक होता है। और जो पब्लिक का शासन होगा वो क्या होता है, आपका लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में क्या था, कुनिंदों का जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, गणतंत्रात्मक थी या लोकतंत्र थी। उसके बाद दोस्तों परवर्ती कुनिंद मुद्राओं, परवर्ती यानी उसके बाद का जो काल होगा उसमें क्या था, राजा विभिन्न तरह की उपाधियां धारण करते हुए पाया जाता है। अगर राजा विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण कर रहा है, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहा है, तो किसका परिचायक होगा, वो आपका राजतंत्रात्मक का परिचायक होगा। या गणतंत्रात्मक लिखा है, किसका परिचायक होगा, राजतंत्रात्मक का। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये सभी जो बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको किसी एक बुक में इतना सारा डाटा नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके साम्राज्य विस्तार की। देखिए कोई भी अगर वंश होता है वो चाहता क्या है कि हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो वंश है उसका अधिक से अधिक क्षेत्र में विस्तार हो। तो ऐसा ही कुछ जो कुनिंद राजवंश के राजा थे उन्होंने चाहा था। और देखिए महाभारत के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महाभारत में क्या कहा गया है कि महाभारत के अनुसार कुनिंदों का जो विस्तार था गंगा द्वार यानी मायापुरी से लेकर सुदूर हिमालय तक बताया गया है। किसमें, आपका महाभारत में। तो अगर सीधा सीधा आपसे प्रश्न आता है कि ऐसा कहाँ बताया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम टॉलमी जी के विवरण पत्र की। टॉलमी जी कौन थे, एक महान भूगोलवेत्ता थे, एक ज्योग्राफी मास्टर थे। तो उनका एक विवरण पत्र उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इनका जो साम्राज्य था, किनका साम्राज्य, कुनिंदों का साम्राज्य, वो कहाँ कहाँ तक था। तो देखिए इन्होंने बताया कि पूर्व में कहाँ तक इनका जो साम्राज्य था स्थित था, काली नदी तक। और दक्षिण में इन्होंने कहाँ तक बताया है, बेहट तक इनका साम्राज्य बताया है। और पश्चिम दिशा में कहाँ तक बताया, सतलज तक बताया। सतलज का आपका नदी जो है पंजाब में बहती है। और उत्तर में कहाँ तक बताया इन्होंने, हिमालय तक बताया। तो देखिए टॉलमी जी का अगर हम देखें तो इन्होंने लगभग किसके आधार पर बताया, ये मुद्राओं के आधार पर बताया है। किसके आधार पर बताया, मुद्राओं के आधार पर बताया। क्योंकि आपका जो बेहट है ये कहाँ स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से भी क्या है, कुनिंद राजवंश की मुद्राएं मिली हैं। और आपका सतलज जो क्षेत्र है, सतलज नदी तक, वहाँ से भी आपकी क्या मिली हैं, कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और उत्तर हिमालय का आपको पता है, उत्तर हिमालय में क्या है, हमारा राज्य है। तो इसीलिए जो टॉलमी का जो विवरण पत्र है ये भी किस पर आधारित है, यहाँ से जो मुद्राएं मिली है उन्हीं पर ही आधारित है। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो सामान्य हिंदी की होगी। और उत्तराखंड इतिहास हमारा स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3-4 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं। और उत्तराखंड का इतिहास बहुत जल्दी हमारे द्वारा कवर करवाया जाएगा। साथ ही अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट का जो कोर्स है उसको ज्वाइन नहीं किया है, और अगर आपका एग्ज़ाम है आबकारी और बर्तन सिपाही का, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।